जो टर्म बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या ये टर्म इससे पहले कभी आप लोग पढ़े हैं? नहीं सर। नहीं सर। पहली बार पढ़ रहे बेटा? हाँ सर। और फर्स्ट टाइम पढ़ाई का मतलब क्या सिखाए थे, याद है? रट जाने के लिए फंडामेंटल। फंडामेंटल। तो यहाँ पर बेटा पहले जो फंडामेंटल बताएंगे पहले उस पर ध्यान दो, क्या याद रखना पहले उस पर ध्यान दो। एक बार जो चीज याद रखना वो याद रख पाओगे तो फिर इसका एप्लीकेशन समझ पाओगे। आप लोगों को पेन पेपर लेकर के इसलिए रेडी रहने बोले बेटा, क्योंकि आप लोगों को इसका एप्लीकेशन, जब तक इसका एप्लीकेशन नहीं करोगे समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले ये जो आपका टर्म दिया हुआ यहाँ पे दो नाम है आपके पास, पहले इस नाम का मतलब को समझ लो, स्क्रीनिंग या शील्डिंग। कोई बताएगा बेटा लिटरली इंग्लिश में इन दो वर्ड स्क्रीनिंग या शील्डिंग का क्या मतलब निकलता है? शील्डिंग यानी बचाना सर। हाँ, बचाना बोल सकते हैं। वेरी गुड बेटा, प्रोटेक्शन, बचाना, ठीक है, प्रोटेक्शन। लेकिन बेटा सबसे पहला जो फंडामेंटल बोल रहे हैं वो सुन ले। केमिस्ट्री में स्क्रीनिंग या शील्डिंग का जब मैटर आएगा, इसका इफेक्ट का बात होगा, इसको बेटा पहले रट जाओ, ये वर्ड क्या है? रिपल्शन। देख बेटा अगर जरूरत पड़ेगा तो आज का क्लास सिर्फ इसी टॉपिक पे हम खत्म करेंगे, स्क्रीनिंग, लेकिन पहले अच्छे से समझ ले। अभी भी बेटा कई ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 12th है या 12th पास है पर इस कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है उनके पास। ज्यादातर बच्चे ये सब कंसेप्ट नीट का स्पेशल बैच या जेई का स्पेशल बैच में पढ़ाई करता है डिटेल में। बोर्ड वगैरह में बस डेफिनेशन पढ़ के छोड़ दिया जाता है। बेटा आप पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, एक एक पार्ट कैलकुलेशन समझाएंगे। इसलिए पहला वर्ड, चल जवाब दे और बात करते रहना बेटा, चुप मत बैठना, बोल। स्क्रीनिंग या शील्डिंग आने का ये वर्ड का मतलब आप क्या समझोगे? रिपल्शन। रिपल्शन सर। ठीक है ना, ये याद रखना, ये इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ होता क्या है। सबसे पहले सिस्टम को देखो। मान लो कि एक एटम का न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये इसका दूसरा ऑर्बिट है, ये उसका तीसरा ऑर्बिट है, ये इसका चौथा ऑर्बिट है, और मान लो ये जो चौथा लास्ट ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। पहले सिस्टम को समझो। तो ये बेटा आपके पास न्यूक्लियस हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और ये मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट। अब ये बताओ कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा? जवाब दो बेटा, अट्रैक्ट होगा? हाँ होगा। होगा? हाँ। लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट में भी यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठा हो सकता है इस जगह पर। जी सर। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको बाहर की तरफ क्या करेगा? रिपेल करेगा सर। करेगा, रिपेल। इसी रिपल्शन का नाम स्क्रीनिंग या शील्डिंग। शील्डिंग समझ में आ रहा है? अब अगला सवाल ध्यान से सुनना, जवाब देना, ठीक? कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट कौन दिखाएगा? इनर इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, इनर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ना आउटर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, कौन दिखाएगा इफेक्ट? इनर ऑर्बिट। इनर। और ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर की तरफ बैठा हुआ है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में आ गया, इस तरह का इलेक्ट्रॉन को बेटा इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन, ये सब टर्म है बेटा जिसको आपको याद रखना है, किसको क्या नाम से पुकारेंगे। तो आपके पास दो टर्म आ गया यहाँ पर, एक टर्म अभी अभी आया इंटरवेनिंग, और एक टर्म पहले था आपके पास शील्डिंग या स्क्रीनिंग। तो शील्डिंग या स्क्रीनिंग का मतलब याद रखना रिपल्शन। कौन रिपेल करेगा? अंदर वाला रिपेल करेगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को। और इस मामले में बेटा एक और फंडामेंटल गांठ बांध लो, वो ये कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा या शील्डिंग इफेक्ट होगा, मतलब रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अब उसको याद करो। तो रिपल्शन का डायरेक्शन बोल, अंदर से बाहर की तरफ कि बाहर से अंदर की तरफ? अंदर से बाहर। डायरेक्शन याद रखना कि इनवर्ड से आउटवर्ड की तरफ अट्रैक्ट रिपल्शन हो रहा है। यहां तक ओके बेटा? जी हाँ सर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट पे आओ, अगला पॉइंट पे आओ। अब सुनो, ये जो न्यूक्लियस बैठा हुआ इसका चार्ज क्या बेटा? प्लस या माइनस? प्लस है ना। ये न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज को जानते हो क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है न्यूक्लियर चार्ज। ये वर्ड अब सीख लो, न्यूक्लियर चार्ज। अब अगला सवाल, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज के लिए जिम्मेदार कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन?
प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना। अच्छा, जितना प्रोटॉन उतना पॉजिटिव चार्ज। हाँ जी सर। न्यूक्लियर चार्ज का सिंबल सुन ले बेटा, कोई और नहीं, जेड है। और जेड किसका सिंबल पढ़े थे, बोल बेटा? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का एटॉमिक सर नंबर का मतलब क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो यहाँ न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है? न्यूक्लियर चार्ज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? न्यूक्लियस का चार्ज को, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सिंबल क्या होगा इसका? जेड। Z। यहाँ तक ओके है? जी हाँ ठीक। अच्छा, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है ये इसको बाहर की तरफ रिपल्शन दिखाएगा, रिपेल करेगा। और रिपल्शन के लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे, यानी स्क्रीनिंग, ये जो वर्ड हम लोग स्क्रीनिंग लिख रहे हैं, इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल करेंगे वो सिंबल होगा सिग्मा। तो दो सिंबल आ गया बेटा, सिग्मा और जेड। अब अगला पॉइंट ध्यान से सुनो, बोल बेटा। सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग को। यानी किसको रिपल्शन रिप्रेजेंट करेगा? रिपल्शन, अट्रैक्शन? रिपल्शन रिपल्शन। ठीक, उसी तरीके से याद रखना, जेड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? अट्रैक्शन को। लॉजिक से सोचो ना, जेड का मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा कि नहीं, बोल? जी सर ठीक है। हाँ सर। तो हाँ, अब सर। देखो यहाँ क्या क्या टर्म आया बेटा, समझना फिर से। हाँ, तो हमारे पास एक टर्म आया सिग्मा, और सिग्मा का नाम क्या? सुनो, सिग्मा का नाम है स्क्रीनिंग कांस्टेंट। और सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? रिपल्शन रिपल्शन। दूसरा टर्म है आपके पास जेड। जेड को आप क्या नाम से पढ़ोगे? न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज वैसे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में? एटॉमिक नंबर को। और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? अट्रैक्शन यहाँ दो वर्ड आ गया आपके सामने, एक अट्रैक्शन, एक रिपल्शन। अट्रैक्शन की आप इस्तेमाल कीजिएगा न्यूक्लियर चार्ज, और रिपल्शन की आप इस्तेमाल कीजिएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यहाँ तक ओके है बेटा? जी सर सर अब लॉजिक से जवाब दे हाँ, बेटा, सर। सोच के लॉजिक से जवाब दे कि यहाँ पर दो तरह का फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अच्छा, अट्रैक्टिव फोर्स का डायरेक्शन क्या है? अंदर। हाउ टू इनवर्ट सर इनवर्ट हाँ, Inward. बाहर से अंदर की तरफ, है ना। और रिपल्सिव फोर्स का यहाँ डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड सर आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ है। तो सवाल ये बेटा कि इन दोनों फोर्स में आपको क्या लगता है कौन सा फोर्स बड़ा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव अट्रैक्टिव। फोर्स? अट्रैक्टिव सर। अट्रैक्टिव फोर्स, यस, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर बड़ा है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आपके पास आएगा, और वो टर्म का नाम है बेटा नेट अट्रैक्टिव फोर्स। कि एग्जैक्टली कितना, क्योंकि अट्रैक्शन के साथ तो कुछ रिपल्शन भी हुआ, तो नेट अट्रैक्शन कितना हुआ? तो नेट अट्रैक्शन के लिए जिस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे वो सिंबल होगा जेड के ऊपर स्टार मार्क, या फिर जेड के नीचे EFF लिखा जाएगा। और इस टर्म को आप पढ़ोगे क्या? इस टर्म को आप पढ़ोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात करना बेटा, चुप मत बैठना, चल एक एक करके जवाब दे। जेड को क्या पढ़ोगे? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियर क्या चार्ज पढ़ोगे? न्यूक्लियर चार्ज। समझोगे क्या? अट्रैक्शन। सिग्मा को क्या पढ़ोगे? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। समझोगे क्या? रिपल्शन। और रिपल्शन जेड स्टार को आप क्या पढ़ोगे? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन समझोगे क्या? नेट नेट अट्रैक्शन अट्रैक्शन। तो देखो बेटा, मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि नेट अट्रैक्शन मस्ट बी इक्वल्स टू अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। देखते ये फॉर्मूला बनेगा। हाँ हाँ क्लियर है बेटा यहाँ तक? सर एक सवाल था हाँ बोलो। सर बाहर वाले अंदर वाला क्यों सर रिपेल करेगा, बाहर वाला क्यों नहीं सर, आउटर शेल वाला क्यों नहीं, क्या चीज? आउटर शेल वाला क्यों नहीं रिपेल करेगा सर? आउटर शेल वाला किसको? इसको? हाँ मतलब जिसके देखो बगल बात वाले सही है कि आउटर शेल रिपल्शन तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, लेकिन बेटा एक चीज समझो कि इस डायरेक्शन पे ध्यान दो। रिपल्शन अगर अंदर की तरफ हो रहा है तो अट्रैक्शन भी अंदर की तरफ हो रहा है, तो मेरा असर डालने वाला बाहर की तरफ, क्योंकि ये कुछ वैल्यू को मेरा कैंसिल करेगा। जी सर ठीक है, तो यहाँ जी। 3 टर्म फिर से रिपीट कर रहे बेटा, 3 टर्म। इसका नाम न्यूक्लियर चार्ज, समझेंगे क्या? अट्रैक्शन। इसका नाम स्क्रीनिंग कांस्टेंट, समझेंगे क्या? रिपल्शन। और इसका नाम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और समझेंगे क्या? नेट अट्रैक्शन। ये 3 टर्म बेटा फंडामेंटल पहले घोल के पी जाओ, 3 टर्म घोल के पी जाओ। सर बोलो। बोलो। सर अरे सर के आगे बोल बेटा। सर बोल रहे थे कि सर फर्स्ट शेल वाला
सर बोले कि फर्स्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा सर, वो तो सर प्रोटॉन से अट्रैक्शन करेगा ना सर। फर्स्ट सर फर्स्ट शेल वाला सर इलेक्ट्रॉन रहेगा। बेटा तेरा टावर में गड़बड़ है, तेरा आवाज कट कट के आ रहा है, तो फर्स्ट के बाद कट जा रहा है। एक बार फिर से बोलेगा, थोड़ा जोर से बोलेगा। सर बोले कि सर फर्स्ट शेल वाला सर इलेक्ट्रॉन सर, वो तो अट्रैक्शन करेगा ना सर। हाँ बिल्कुल करेगा। सर फर्स्ट शेल करेगा ना। हाँ बोल तो रहे बेटा करेगा। अब देखो तुम्हारा जो उलझन हो रहा है, बाकी लोगों का भी जो उलझन, उस पर बात करते, ध्यान से सुनो। अब ये बताओ बेटा, आप जो हेडिंग पढ़ रहे चैप्टर टॉपिक का, वो टॉपिक का हेडिंग क्या है? स्क्रीनिंग और शील्डिंग। Screening और shielding है सर। आप जो ये पढ़ रहे बेटा, आप किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ इसका मतलब आपका ध्यान अब किस पे ज्यादा होना चाहिए? अट्रैक्शन पे ध्यान होगा कि रिपल्शन पे? रिपल्शन पे। हाँ बस इस पे ध्यान रखो कि रिपल्शन पे हम लोग ध्यान देंगे, और सारे टर्म्स का सिंबल को, सारे टर्म्स का मतलब को याद रखो। ठीक है, इसका एप्लीकेशन बेटा आगे चल के आने वाला। अभी तो फंडामेंटल पकड़ा रहा है, अभी एप्लीकेशन दिल्ली बहुत दूर है। अभी एक दो अगले क्लास में इसका एप्लीकेशन जबरदस्त जरूरत पड़ेगा। आज तो इसको बेसिक समझा रहे, पहले यहाँ तक का सारा टर्म समझ ले बेटा। और जो बात बोले, किसका क्या नाम होगा, किसका क्या मतलब होगा, कौन अंदर की तरफ होगा, कौन बाहर की तरफ होगा, ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो सर सर हम अभी घर आ रहे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आओ फॉलो करो, ज्वाइन करो, फटाफट ज्वाइन करो। और देखो बाकी बेटा लोग ध्यान से सुनो। ये सिग्मा का नाम क्या पढ़ा है बेटा आपको? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इस पे बहुत सारा बातचीत होने वाला है, यानी कि रिपल्शन। अब इसके लिए आपके पास एक कैलकुलेशन है बेटा, एक मेथड है, जिस मेथड से आप सिग्मा को कैलकुलेट करोगे। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक रूल पढ़ना होगा, जिसका नाम है स्लेटर्स रूल। तो पहले रूल को समझो, उसके बाद रूल को भी नोट करवाएंगे, नोट करो। फिर इस रूल पे हम लोग प्रॉब्लम बनाने बैठेंगे, और जैसे जैसे प्रॉब्लम बनाने बैठोगे बेटा, तो आपका पिक्चर क्लियर होगा कि सिग्मा कैसे काम कर रहा है, जेड कैसे काम कर रहा है, जेड स्टार कैसे काम कर रहा है। यहाँ तक ओके बेटा, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ अब देखो, ये है बेटा आपके पास रूल। सबसे पहले जैसे लिखा हुआ वैसे ही फटाफट आप लोग छापो, फिर इसका मतलब बताते क्या करना है। जल्दी से उतारो कुछ। हाँ सर। कर लिए बेटा? नहीं सर। हाँ सर उतार लिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया सर। हाँ हाँ, बस सर। उसको सामने वैसे ही रखना, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बनाने के टाइम पे आपको ये वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, जो वैल्यू आपको दिया गया। तो देखो क्या बता रहा है, ये जो आपको दिया गया बेटा, ये सिग्मा पर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन एस में या पी में बैठा हुआ है, तो लास्ट ऑर्बिट के लिए हर एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आप सिग्मा के लिए ये लोगे। पेन अल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट ऑर्बिट, और फिर रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट, बाकी का ऑर्बिट। और अगर इलेक्ट्रॉन डी या एफ में बैठा हुआ, तो लास्ट ऑर्बिट की वैल्यू ये लेंगे, सेकंड लास्ट के लिए, और रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट के लिए। अब इसको यूज कैसे करना, उस पर ध्यान दो। मान लो एक क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन में बोला गया कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करो mn का, इसका आपको निकालने का। अब अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पता करना है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या लिखा है बेटा? न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। और न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कौन बताएगा mn का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एनीवन हियर? 25। वेरी गुड, यानी z का वैल्यू आपको मिल गया 25। अब सवाल है कि सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करना है। तो सिग्मा का कैलकुलेशन के लिए ये रूल है बेटा, आप याद रखना। स्लेटर्स रूल जो होता है वो आपको सिखाता ये है कि सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करना। चलो स्लेटर्स रूल को अप्लाई करते हैं। नाउ सबसे पहला काम जो होगा सिग्मा निकालने के टाइम पे बेटा, आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो देखो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना, वो भी क्या सुनो। 1s2 2s2 बोल बेट, बात करें 2s2 के बाद 2p6 बोलते जाओ बोलते जाओ। 2p6 बोलो 3s2
PS2 CS2 3p6 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 अब 4s2 3D के बाद 4s2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सर 4s2 सर 3D में जाएगा कि 4s में जाएगा? 4s में जाएगा सर, तो हम पहले 4s को भरेंगे, 4s में 2, उसके बाद 3D में जाएगा। 3D में कितना 3d जाएगा? में 5। 5 देख तो समझ आया? हाँ सर तो लिखने में कोई गलती नहीं करना बेटा, लेकिन लिखते वक्त क्या करना कि कोशिश करना सारे ऑर्बिट को एक साथ दिखाने का। ऑर्बिट को एक साथ दिखाने का मतलब जैसे कि यहाँ पर देखो, बोलो क्या कह सकते हैं कि ये हमारा लास्ट ऑर्बिट है, हाँ यहाँ हाँ से सर, यहाँ हाँ। तक कौन है बेटा? 3 नंबर। सेकेंड लास्ट Third ऑर्बिट। हाँ सर, और ये कौन हो गया? रेस्ट बाकी कौन? तो ये जो 3 हिस्सा है ना बेटा, लास्ट, सेकेंड लास्ट और रेस्ट, इस तरीके से 3 हिस्से में बांट देना। समझ में आ रहा तरीका? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे कि इसको 3 हिस्से में बांट सके। पहला लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ तक ओके है? जी अब हाँ, ये सर। बताओ, अब ये बताओ कि सिग्मा का कैलकुलेशन किस पे होना चाहिए? लास्ट ऑर्बिट पे होना चाहिए, सेकेंड लास्ट ऑर्बिट पे होना चाहिए, या बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट? तीनों पे सर, लास्ट ऑर्बिट जवाब दो। तीनों पे सर, सर। तीनों पे। खुश बोल। लास्ट 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 इज द फंडामेंटल Last जो मैं पहले orbit, पढ़ाया। sir. सिग्मा का मतलब रिपल्शन। कौन रिपल्शन फील कर रहा है? लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, और अंदर वाला उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है ना? हाँ हाँ सर, हाँ, हाँ ऐसे सोचेगा, ठीक है? हाँ, अब जिसके लिए आप कैलकुलेट करने बैठे हैं वो ये है बेटा। पहले ये टारगेट करो कि आप कैलकुलेट किसके लिए करने बेटा, आप किसके लिए। और जिसके लिए कैलकुलेट करने बैठे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ बेटा? एस में, पी में, डी में, किस में? एस एस सर एस 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 वो एस में बैठा हुआ है। अब इसका सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे। ये देख, बोल लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, और हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू 0.35। 0.35 सेकेंड लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 13, 13 और हर इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 0.85 प्लस रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट के लिए हाँ सर तो हम लोग जहां पर थे, तो बोलो बेटा, ये हुआ लास्ट ऑर्बिट का कैलकुलेशन, जी हाँ ये हुआ सर सेकंड लास्ट। बोल बाकी Yes, sir. ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 10 टोटल 10 10। और 10 हर इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू कितना है बेटा? 1। एक हाँ। एक स्टेप बाय स्टेप कैसे वैल्यू को यूज किया गया समझ में आ रहा है? जी सर, यस सर, सर क्लियर है? हाँ 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 सर सर आगे का अगला नियम सुनेगा ध्यान से, अगला नियम सुनेगा। नियम आगे ये कहता है कि वैल्यू को पुट करते वक्त लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन है, आप सारे इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन नहीं करोगे, एक बाद जाएगा, एक बाद जाएगा। मतलब अभी लास्ट ऑर्बिट में आपको कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा? 2 आप कितना इलेक्ट्रॉन उसमें मान के चलोगे? 1 अगर मान लो लास्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन होता तो आप कितना मान के चलते बेटा? 9 9। तो क्यों ऐसा हो रहा है वो सुनो। एक इलेक्ट्रॉन को जो आप बाद दे रहे हो, इसका ये मतलब हो रहा है, बताओ Mn में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 25। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन बाद दे करके सिग्मा का वैल्यू निकाल रहे तो आप इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का निकाले बेटा? 24 इलेक्ट्रॉन का। 24 इसका ये मतलब निकलता है बेटा कि आप इस कैलकुलेशन में क्या कर रहे हो, आप ये पता कर रहे हो कि 24 इलेक्ट्रॉन मिल करके लास्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन जिसको भी हम लोग टारगेट किए वो कितना रिपल्शन फील कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील कर रहा है, जिसके लिए हम लोग रिपल्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, उसको आपको बाद देना होगा। तो ट्रिक ये याद रखना, रूल ये याद रखना कि आप जिसके लिए कैलकुलेट करने बैठोगे आप उसमें से लास्ट ऑर्बिट से क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन बाद दोगे। रूल समझ में आया? हाँ सर उस हिसाब से, अगर इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो बोल बेटा इस हिसाब से अब हमारा कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन करो। तो बोलो कैलकुलेशन करने पे क्या आएगा? 0.35 into 1 will be your 0.35। ठीक है, उसके बाद कितना है बेटा? 13 into 0.85, तो ये आपका लगभग 11.05 आएगा, और यहाँ पर आएगा 10। तो आंसर कितना आ रहा बोल?
21.4 देख तो आया सब, चेक कर। तो बोल बेटा 21.4 किसका वैल्यू आया? सिग्मा का। सिग्मा का। अब अगर यहाँ पर हम बैठा देते हैं -21.4 3.6 तो 3.6 जो होगा ये जेड स्टार का वैल्यू होगा। देख तो मेथड समझ में आया? हाँ सर, जेड स्टार किसको बोलते हैं? चलो एक और एग्जांपल से फिर से बात करते हैं। हाँ बेटा, वन मोर एग्जांपल। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है बेटा आपका, चलो क्लोरीन की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट क्लोरीन। तो बोल क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और कुछ नहीं। सीखना है तो बात करेगा, सीखना है तो बात करेगा, सवाल रखेगा, पूछेगा, बात करेगा। बोल बेटा कितने हिस्से में बांटेंगे इसको? शुरू करेंगे लास्ट ऑर्बिट। 3 हिस्सा में। शुरुआत हमेशा लास्ट ऑर्बिट से होगा, ठीक है? ठीक है सर। लास्ट ऑर्बिट के बाद ये होगा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, और ये होगा रेस्ट ऑफ द Rest। ऑर्बिट। बोल यहाँ तक ओके है? जी हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हाँ अब सर। अगर यहाँ से हाँ। कैलकुलेट करेंगे तो बोल जिसके लिए निकालने बैठे हैं लास्ट ऑर्बिट, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा हुआ? पी में। पी में। तो ये वाला वैल्यू को पुट करेंगे, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बोल सिग्मा, बोल लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 7 है, मिलेंगे सर। 7 7 सात। 7 लेकिन सात। लेंगे कितना बेटा? 6 छह। 6 है। नियम समझ में आ रहा? और उसको हाँ। मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से प्लस। हाँ। अब 0.85 का बारी है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 8 8 से। 8 अब इंटू बारी है रेस्ट ऑफ द 0.85 ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 2 जो इंटू मल्टीप्लाई आपका 1.0। आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। अब क्लियर है बेटा सबको? हाँ सर। हाँ सर। अगर सबका क्लियर है बेटा तो अब काम सुनो क्या है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये 4 एलिमेंट और ये 4 एलिमेंट का सिग्मा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सब कुछ निकालिए। एक क्वेश्चन समझ में आया? हाँ फिर से बोले देख, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का 19 और रुबिडियम का बोल। बोलो रे। सर 18 जोड़ दे। 37 सर। ठीक है। 37 कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और फ्लोरीन का 9। आपका काम है बेटा ये 4 4 8 एलिमेंट का 2 चीज आप मेरे को सॉल्व करके दिखाओगे। सबका जेड स्टार का मतलब जेड माइनस सिग्मा, तो सबका तो जेड दे दिए बेटा, और सबका सिग्मा कैलकुलेट करो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्लियर है बेटा लोग? ठीक है सर। तो पेन पेपर उठाओ, गलत सही जो भी हो कोशिश करो, फिर डिस्कशन पे आएंगे। ठीक है सर। बोल बेटा लोग। चल तो आंसर मिला। तो पहला क्या दिए थे बेटा? लिथियम का देख तो आंसर मैच कर रहा है। ये लिथियम हुआ बेटा, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये उसका सिग्मा और ये उसका जेड स्टार। हाँ सर मिला। हाँ सर मिला। सबका हाँ, मैच कर रहा है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। ये रहा पहला। ये देख तो ये दिए थे पहला 4, इन चारों को मिलाओ और मिलाकर बोलो किसको कहाँ पे डाउट है। मिलाकर बोल बेटा किसको कहाँ डाउट है। बोल, डिस्कशन शुरू करेंगे। सर बोलो। सर सोडियम का बताइए ना सर। लिथियम का पहले क्लियर करो ना बेटा, एक एक। अगर लिथियम क्लियर है तो सोडियम में दिक्कत नहीं होगा। सर लिथियम भी मेरा गलत आया। गलत आया तो चलो बात करते हैं। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1, यही है ना? 2s1। चल बात करते रहेगा। हाँ। बोल
सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? लास्ट ऑर्बिट, ये मेरा लास्ट ऑर्बिट हुआ लास्ट ऑर्बिट 2s1। हाँ सर। और ये मेरा सेकंड लास्ट ऑर्बिट हुआ, ठीक है? ठीक है सर। हाँ और ठीक है यहाँ सर। पर 3 हिस्सा में नहीं बट पाएगा, आपको हम बोले थे 3 हिस्सा में बांटना है, लास्ट ऑर्बिट, सेकंड लास्ट ऑर्बिट, रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ लास्ट और हाँ। सेकंड लास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है? यहाँ तक हाँ हाँ सर। हाँ सर। लास्ट और सेकंड लास्ट में खत्म हुआ ना? हाँ सर। कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, कम से कम कंटिन्यूटी मेंटेन रखो। देखो कल बताओ सुबह में जैसा सर होगा। 0 से क्यों मल्टीप्लाई किए सर? सर सर 0 से मल्टीप्लाई। अब बोल कहाँ पे कहाँ अटका, बोल क्या दिक्कत है? बेटा बात नहीं करेगा, हम हेल्प नहीं सर, कर पाएंगे, 0 चुप से बैठेगा, multiply टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। हाँ बोल। सर अरे सर बोल तो रहे हैं सर 0 से क्यों मल्टीप्लाई किए? हाँ, अब ये बताओ नियम, इसलिए तो पूछे बेटा, नियम क्या पढ़ा नहीं पढ़ा सब गड़बड़ क्या? बोलो क्या सीखे थे? लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा पूरा लेंगे? नहीं सर, एक माइनस कर देंगे। नहीं, एक माइनस कर देंगे। लास्ट ऑर्बिट में तेरा कितना इलेक्ट्रॉन है बे गजड़ी? मेरा ए 2 है। लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ तो बेटा सर। फिर हम नहीं पढ़ा पाएंगे ऐसा बैच को जिसको अभी तक ऑर्बिट पकड़ा, पढ़ने में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्या पढ़ा बेटा तुम फिर? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, लास्ट में 3 है मेरा। हाँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन में 3 है। 3 है लास्ट ऑर्बिट। तो बेटा हाँ। वही बोल रहे, कौन है कौन रे तुम? नाम बताओ तो। सर उबैद। क्या कर रहे हो बैद बेटा? हाँ, फिर से बात कर, तू पूरा कचड़ा कर दिया बेटा, मूड का पूरा कचड़ा कर दिया। बोल लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल। सर 1s2 2s1 1s2 2s1 2s1 बोल। ये कौन सा ऑर्बिट? लिथियम में टोटल सर, कितना ऑर्बिट दिख रहा तेरे को? 2 ऑर्बिट। 2 ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट बोल किसको लास्ट ऑर्बिट मानेगा? 2s1। तो कितना इलेक्ट्रॉन है वहां? वहाँ 1 है। तो एक लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन तुमको नहीं समझ में आ रहा बेटा? क्या पढ़ाएंगे फिर बेटा बोल? अगर ये सब लेवल पे आएंगे तो हम कैसे नीट और जेई का लेवल पढ़ाएंगे बोल? सर समझ गए सर, हम नहीं समझ समझ गए। के वो ठीक है बेटा, लेकिन आप बहुत बड़ा एक ब्लंडर कर रहे हो। हाँ तो सर, एक बेटा मिस्टेक अगर हो गया अगर कोई तुमसे। एक लड़का क्लास 5 में आकर बोले कि सर एबीसीडी मेरे को नहीं आता, टीचर का जल जाएगा, तुम बेटा मेरा जला दिया अभी। सर हम एक मिस्टेक कर दिया सर, एकदम कंफ्यूज हो गए थे हम सर, सॉरी सर। चलो ठीक है, बाकी बेटा लोग सही है सर। आंसर मिला सबका? ओके, आंसर चेक करो। पहला का आंसर हाँ सर। सिग्मा का 1.7, 8.8, 16.8, 34.8 और सबका ये आया। ये आया यहाँ तक बेटा? हाँ सर। हाँ चलिए अब सर। कार्बन वाला चेक कर ले। देखो कार्बन वाला आंसर यहाँ दिया होगा, यहाँ से मिला हो तो आखिरी का 4, ये 4, 1 2 3 4 मिलाओ। हाँ सर, सब करेक्ट आया। हाँ सर। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है हाँ। तो बोल, नहीं सर। ठीक है? हाँ सर। सबका आया बेटा? अभी बहुत बाकी है पढ़ने, अभी बस खाली तुम लोगों का कैलकुलेशन सिखा रहे हैं, अभी कैलकुलेशन के आगे खेल और भी है बेटा। यहाँ तक ओके है बेटा लोग? हाँ सर। चलिए, हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो? अगर नहीं है बेटा दिक्कत, तब आपके लिए एक और काम, अगला काम सुनो क्या है। अगला काम है, आप अब इन लोगों का जेड स्टार और सिग्मा दोनों पता करो। किसका? हाइड्रोजन का, हीलियम प्लस का, लिथियम 2 प्लस का, बेरिलियम 3 प्लस का, सोडियम 10 प्लस का। सर सबका इलेक्ट्रॉन तो एक है सर। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 2, इसका एटॉमिक नंबर 3, इसका एटॉमिक नंबर 4 और इसका एटॉमिक नंबर 11 11। हाँ सर। है ना? तो इसका मतलब बोल हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। हीलियम प्लस में एक। एक, Li2 प्लस में एक। वन। एक। एक, P3 प्लस में एक। सोडियम 10 प्लस में। एक। इन सब का आपको निकालना है जेड स्टार और सिग्मा। निकालो तो फटाफट।
कि बहुत जल्दी निकलेगा बेटा, फटाफट निकलेगा? हाँ सर, निकाल। निकाल लिए बेटा लोग? हाँ सर, 1 और 0 आ रहा है। सिग्मा 0, जेड स्टार 1। हाँ सर, सबका Z स्टार इज इक्वल टू Z आ रहा है। सिग्मा सबका 0 आएगा। हाँ सर, सिग्मा सबका 0 हाँ आ सर। हाँ, और जेड स्टार 1। और सबका Z स्टार जो होगा वो Z के बराबर हो Z जाएगा। बराबर होगा। हाँ सर। मतलब हाँ, इसका हाँ, Z1, सर। इसका Z2, इसका 3, इसका 4 और इसका 11। बोल, यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ अब देख, तो यहाँ से एक लॉजिक बनता है। देखो, बताओ तो ये सब का सब, ये जो आपको हम ये दिए, ये 5, इन पांचों को याद करो तो इस नाम से पुकार सकते हैं। हाँ सर। याद आ रहा है? हाँ सर। क्या सिखाए थे? बोर स्पीसीज किसको कहेंगे? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है सर। के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या ये कह सकते हैं कि हर बोर स्पीसीज के मामले में सिग्मा का वैल्यू 0 होगा? हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि सिग्मा का वैल्यू 0 होगा, इसलिए हर बोर स्पीसीज में जेड स्टार का वैल्यू Z जेड के होगा। बराबर होगा। क्लियर है? हाँ सर। अब बेटा इसी चीज को देखो ना, आप कंसेप्ट से भी समझो। ये तो अभी हम लोग मैथमेटिकल टर्म से समझे, कंसेप्ट से समझते सिग्मा का वैल्यू 0। ठीक, अब एक एक करके जवाब देना। बोल बेटा लोग, सिग्मा क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपल्शन। ना? रिपल्शन। किसके किसके बीच में रिपल्शन? दो इलेक्ट्रॉन के बीच। आउटर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन बीच और में इंटर। रिपल्शन है ना? यानी रिपल्शन करने के लिए आपको मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा? 2। 2 और आप जिस स्पीसीज को लेकर के काम कर रहे हैं बेटा, वहां कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। 1 अकेला इलेक्ट्रॉन में कोई रिपल्शन होगा? नहीं नहीं। सर। जब नहीं होगा तो बेटा उसका सिग्मा का वैल्यू कितना? 0 ही होगा ना? 0। 0 हाँ सर। आया कंसेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। ओके बेटा लोग, आगे बढ़े। जी। हाँ जी सर। अब एक और चीज पे ध्यान दो, अब एक और चीज पे ध्यान दो। अब अगर आप एक चीज पे ध्यान दोगे बेटा, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। ये देखो, पैटर्न को समझो, पढ़ो। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये कौन है? पीरियड 1। 1 पीरियड 1 में यही देना है ना? हाँ हाँ, सर। सर। हाँ सर। ठीक है यहाँ तक? अब आओ पीरियड, ये कौन है? देखते हो, पीरियड 2 है। हाँ सर। कौन सा हाँ, सर? अरे तुम्हारे स्क्रीन पे कौन सा सर का क्या होता है बे? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुमको? पढ़ो ना। सर स्क्रीन पॉज हो गया सर मेरा। तो तुम्हारा पॉज हुआ होगा बेटा, बाकी का चल रहा है। क्या ये पीरियड 2 है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा चलो, सर, एक लीव सवाल का करके जवाब ज्वाइन देना। करें। बोल, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? सिक्स 0.65 0.65। कितना? 0.65 0.65। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस बोल। 0.65। 0.65 बाद लाइन से एक के बाद एक सबका डिफरेंस निकालना शुरू कर। 0.65 आ रहा है इसके बाद अभी। आ रहा है? हाँ तो सर। हम लोग ये बोल सकते हैं, अब यहाँ पर देखते पैटर्न बोल सकते हैं कि पीरियड के मामले में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पर एलिमेंट, हर एलिमेंट के बाद जेड स्टार का वैल्यू 0.65 बढ़ेगा। चेक करना बेटा, पहला दोनों का डिफरेंस देख। सर पहला दोनों का नहीं आ रहा सर। हाँ, पहला दोनों का तो नहीं आ रहा। क्या पहला? सर आ रहा नहीं कुछ। मिला? हाँ मिल गया। हाँ, तो ये एक पैटर्न याद रखना। क्या याद रखना बेटा आपको? 0.65 का डिफरेंस है हाँ, कहाँ कहाँ कहाँ? पीरियड 2 में। पीरियड 2 में नहीं बेटा, पीरियड में मिलेगा। जैसे पीरियड 3 में आ जाओ, ये देखो पीरियड 3 है हाँ है। ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है पीरियड 3। चेक कर, कोई डिफरेंस कितने का है? 0.65 फिर देखते हो डिफरेंस, सब में। डिफरेंस मिलाते जाओ। तो इस कैलकुलेशन से क्या समझ में आया कि किसी भी पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर एलिमेंट 0.65 इंक्रीज करेगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर सर। हम लोग हाँ, एक सर। एक ग्रुप का एलिमेंट का मामला आ जाओ। निकाल ये के देखो, पूरा ग्रुप है। निकाल सकते एक कौन सा ग्रुप है ये? ग्रुप 1। हैं।
अब अगर आप ग्रुप 1 में ट्रेंड देखोगे टॉप टू बॉटम, तो पहला एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सब एलिमेंट सेम। कांस्टेंट है। हाँ आ रहा समझ में बेटा? हाँ सर। जैसे कि ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप 2। ग्रुप 2 में अगेन पहला एलिमेंट को छोड़ दे, बेरिलियम को, उसके बाद देख तो क्या है, कांस्टेंट है। यस सर। कांस्टेंट है। यानी कि अभी तक जो कैलकुलेशन पढ़े और समझे बेटा, उससे ये नतीजा निकल रहा हम लोगों का कि अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 0.65 करके बढ़ेगा पर एलिमेंट, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट होगा एक्सेप्ट फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट। आया ट्रेंड समझ में आ रहा? ट्रेंड समझ में आ रहा बेटा लोग? सर हाँ सर सर। लेकिन फर्स्ट पीरियड में ऐसा नहीं है सर। इसमें ऐसा नहीं बेटा। फर्स्ट पीरियड हाइड्रोजन हीलियम में। हाँ, ये बात सही है कि फर्स्ट पीरियड में ऐसा ट्रेंड नहीं पाया गया है। और Yes, फर्स्ट sir. पीरियड की बात करते हैं, यहाँ भी देख लो। और अभी बोले ना बेटा, अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। तो जो नियम बेटा आपको बताया गया, ऐसा नहीं कि ये बेटा पूरे पीरियोडिक टेबल पे लागू होता है। देखो तो यहाँ पर साथ ही साथ एक चीज और देखोगे, बोलो तो एस में इलेक्ट्रॉन होने के हम लोग कितना लेते हैं वैल्यू? 0.3 लेते हैं या 0.35 लेते हैं? 0.35। अब देखो, लेकिन यहाँ 0.3 लिया गया है। ये भी एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, वो ये कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1s में होगा और कहीं नहीं, तो उसके लिए सिग्मा का वैल्यू 0.3 लेना है। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा बेटा, सब नोट्स में लिखा हुआ है। तो जो बताना चाह रहे हैं वो सुन बेटा, आप जो बोले बेटा वो भी बिल्कुल सही है कि जो ट्रेंड आपको हम बताएं, क्या ट्रेंड आपको हम बताएं कि अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट पे 0.65 का बढ़ोतरी होगा, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कांस्टेंट होगा, लेकिन ये सब में नहीं पाया गया है। तो अगर आप सच में ये जानना चाहते हो तो आपको एक टास्क दे रहे हैं, आप एक काम करोगे, आज आपको हम ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 1 एंड 2 पे बात किए। आपका होमवर्क सुन लो बेटा, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ये दो ग्रुप आप बना करके लेकर आओ। और आज हम लोग पीरियड 1, 2 और 3 पे बात की। आपका होमवर्क है बेटा पीरियड 4 को बना करके लेकर आओ। दो होमवर्क है, ग्रुप 13, 14 और पीरियड 4। आया समझ में क्या काम दिए बेटा? हाँ सर, 13, 14 ग्रुप 4 पीरियड ठीक है, 4। हाँ आगे बढ़े। हाँ अभी भी हाँ, कहानी सर। खत्म नहीं हुआ, तो सुनो। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट बेटा आपको समझना है वो ध्यान से सुनो। तो आपको पहले एक लिस्ट बना देते कि आपको क्या क्या याद रखना है। तो फिर से सुन लो बेटा, आपको ध्यान में ये याद रखना है कि 1s इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35 नहीं लेना है, बल्कि आपको 0.30 लेना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि अगर बोर स्पीसीज का मामला हुआ तो सिग्मा का वैल्यू 0 होगा। तीसरा ये याद रखना कि Z स्टार इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, और Z स्टार कांस्टेंट पाया गया है टॉप टू बॉटम में। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। हाँ सर। अब आगे सुनो कुछ और बात। इसके अलावा इससे पहले एक क्वेश्चन दिखाना चाहते हो बेटा। देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि अगर कार्बन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू x है, तो नाइट्रोजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन देखो क्या दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन x, सेकंड ऑप्शन x प्लस 0.65, थर्ड ऑप्शन x माइनस 1.3, लास्ट ऑप्शन x प्लस 1.3। बोल तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेगा? तो x प्लस 0.65 होगा। x प्लस आप लोग 0.65। कार्बन के बाद सेम कौन पीरियड आता में है? इसलिए तो सेम पीरियड में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। तो यहाँ से यहाँ कितना का बढ़ोतरी होगा? तो आंसर बी होगा, 0.65। है ना? अगर यही हाँ। क्वेश्चन बेटा नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन दे देता तो आंसर क्या होता? 0 माइनस सर 65। डी माइनस सर। क्यों होगा? तब दो सर, घर D। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ 0.65 और फिर यहाँ से यहाँ 0.65, तो क्या आंसर डी होगा? चेक कर। हाँ हाँ, सर। सर। x प्लस समझ में आया 1.3। कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ क्लियर है सर। बेटा? हाँ सर। हाँ। सर ऑप्शन सी ना होगा? वो बैग तू मैंने बेटा ये
हाँ सर। हमको उम्मीद है अब घटिया सवाल का समझ में आ गया, बैच में तुम ही एक है जो पूछेगा। बोल बेटा क्या पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर 0.65 बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो माइनस करेगा ना। नहीं, ऑक्सीजन से कार्बन में जा रहे तो माइनस ना होगा। अबे ऑक्सीजन से कार्बन में कहा जाएगा? अबे गांजा पी के है, कार्बन दे के ऑक्सीजन मांगा तुमसे, हाँ तब तो बढ़ेगा। होश में कहीं नहीं रहता बे, क्लास में उल्टा सीधा क्वेश्चन देखना क्या दिया, कार्बन दे के ऑक्सीजन मांगा ना, हाँ सर। तो तब बढ़ेगा। ठीक है। अगर ऑक्सीजन दे के कार्बन मांगते तब आंसर सी होता। हाँ सर ठीक है। बेटा उबैद तेरा लेवल खराब कर रहा है बेटा, तेरा आईक्यू लेवल बहुत गड़बड़ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते चलो, यहाँ देखो अब अगला कुछ पॉइंट बता रहे, ध्यान से सुनना। सोचो तो अगर ये एक एटम का लास्ट ऑर्बिट है और ये उसका न्यूक्लियस है और किसी कारण से अंदर की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब कौन बढ़ेगा? जेड बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब कौन बढ़ेगा? जेड स्टार बढ़ेगा। हाँ तो बोल तो अगर जेड बढ़ गया या जेड स्टार बढ़ गया मतलब अट्रैक्शन बढ़ गया, तो एटम का साइज क्या होगा? छोटा है सर, छोटा हो जाएगा। यस, साइज छोटा हो जाएगा, यानी कि जेड बढ़ेगा और साइज छोटा होगा। रिलेशन बोल जेड और साइज के बीच में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। Inversely proportional. इनवर्सली पकड़ के सर, ये रख, size काम शो- आएगा ये। सर साइज छोटा क्यों होगा सर? अबे अट्रैक्शन का मतलब क्या पता है? देखो ना डायग्राम देखना बेटा, क्या बता रहे? अगर अच्छा पहले ये बताओ, एक एटम का साइज कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट की लास्ट ऑर्बिट? सर फर्स्ट लास्ट ऑर्बिट। एक एटम का साइज कौन डिसाइड करेगा? लास्ट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट ना। हाँ ठीक, तो अगर ये लास्ट ऑर्बिट का मतलब ऑर्बिट में कौन बैठा हुआ है? सर इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है। तो अगर अंदर की तरफ इस इलेक्ट्रॉन का खिंचाव, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, देख डायग्राम में, तो अब ऑर्बिट हो सकता है ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगा। हाँ सर तो बोलना बे, तो कॉमन सा लॉजिक है बे, आईक्यू समझ गए सर। कॉमन सेंस का समझ- बात है बे। सर अगर Z तुम भीड़ inversely को अपनी तरफ proportional खींचे, होगा अबे कि सोचना, लॉजिक से सोच, तुम सेंटर में खड़ा, तेरे तरफ भीड़ है, अगर भीड़ को तुम अपनी तरफ खींचेगा तो भीड़ का साइज बड़ा होगा कि छोटा होगा? छोटा हो जाएगा छोटा होगा ना। छोटा। क्या क्या एंगल से तुम लोग को समझाना पड़ता है, एकदम कॉमन सा लॉजिक है। तो बोल जेड के साथ साइज का रिलेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब उल्टा सोच, अब उल्टा सोच कि किसी कारण से अब रिपल्शन बढ़ गया, यानी ऑर्बिट अब बाहर की तरफ भाग रहा है। तो अगर रिपल्शन बढ़ गया तो मतलब सिग्मा बढ़ गया, तो वो तो सिग्मा बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। यानी सिग्मा के साथ साइज का रिलेशन क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक का बात समझ में आया? जी हाँ सर। हाँ सर। ये सारा टर्म्स जो बेटा आज पढ़ाए हैं, कोशिश कीजिएगा कि आज का आज ही क्लास खत्म होने के बाद, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। नोट्स खोलो, चाहे प्रिंटेड के फॉर्म में या आपके ऐप में या लैपटॉप में या मोबाइल में या जहां पे भी खोलो, और एक बार बैठ करके जो भी आपके नोट्स में हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का इंफॉर्मेशन दिए उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद जो टास्क दिए बेटा कि पीरियड 4 का और ग्रुप 13 का और ग्रुप 14 का एक बार सिग्मा का कैलकुलेशन सब करके देखो, तो वहां पे आपको ट्रेंड समझ में आएगा कि कहाँ क्या ट्रेंड हो और कहाँ ट्रेंड गड़बड़ा रहा है। बट नॉर्मल ट्रेंड आपको यही याद रखना कि लेफ्ट टू राइट आपका 0.65 बढ़ेगा और टॉप टू बॉटम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। यहाँ तक सबका ओके बेटा लोग? जी हाँ सर। सर। हाँ सर। अब एक और कंसेप्ट बताने जा रहे बेटा, वो सुनना, ठीक है? अब एक और कंसेप्ट बताने जा रहे, वो सुनना। अभी तक हम लोग बात किए थे जेड स्टार का कैलकुलेशन और सिग्मा का कैलकुलेशन, किसका? किसी भी एटम। लेकिन इसमें भी एक खेल मिलेगा बेटा। मान लो आपके ऐसा क्वेश्चन देता है कि कैलकुलेट सिग्मा और 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ Mn। मान लो ये क्वेश्चन देता है, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख रहे, दोबारा उस जगह पे लिख रहे जहां पे इसका वैल्यू था, ताकि आपको वैल्यू को सामने रख करके पढ़ा सके ये क्वेश्चन। तो अगर मान लो यहाँ पर क्वेश्चन देता है कि आपको क्या पता करना है बेटा, आपको सिग्मा पता करना है। किसका सिग्मा पता करना है? सिग्मा ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन, किसका? Mn का। याद करो थोड़ी देर पहले आपको हम सिर्फ सिग्मा निकालना सिखाए थे Mn का, डेट्स ऑल ना। हाँ सर। एक बार पहले इस पे बात कर ले दोबारा, फिर इस पे आते हैं। तो सिग्मा के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2 यही है। जी सर। तो हाँ, जब सर। कुछ नहीं बोलेगा तो बोल सिग्मा किसके लिए निकालेगा, लास्ट ऑर्बिट, सर लास्ट ऑर्बिट के लिए, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिग्मा किसका मांगा है, इसका मांग लिया है ना। 3D इलेक्ट्रॉन। तो 3D का मतलब कौन सा ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट। हाँ अब सुन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। अब ये बता बेटा लोग, सिग्मा का मतलब कौन रिपल्शन फील करेगा, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन की अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला। बाहर वाला। है ना। कौन, तो अभी बाहर वाला में कौन है, 3D है। यस सर। और हाँ, इस 3D सर। को रिपेल कौन करेगा, ये वाला सर। इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ हाँ सर। ये हाँ, बाद सर। जाएगा। अब ओके सर। समझ रहा क्यों बात जाएगा, कंसेप्ट को समझ बेटा। फंडामेंटल में क्या बताए थे कि अंदर वाला बाहर को धक्का देगा, तो जब भी बोलेगा तो हम अंदर वाला इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को नहीं देखेंगे, ठीक। हाँ, अगर सर। मान लो ठीक है, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते फिर अगर पे आते हैं। तो अब अगर इसको सॉल्व करना है बेटा तो कैसे लिखेंगे, फिर से देख लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s2, ठीक है। तो इस बार ये वाला पार्ट तो हमारा काम का नहीं, बात दे दो। बात देने के बाद बोलो ये लास्ट ऑर्बिट है, हाँ, सर। और ये हो जाएगा सेकेंड लास्ट ऑर्बिट, हाँ सर। और ये हो जाएगा रेस्ट ऑफ द ऑर्बिट। 3 हिस्से में बांट दिए बेटा। अब जिस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बैठे हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ, डी में बैठा हुआ है। इसका मतलब अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डी वाले का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा कैसे इस्तेमाल करना वैल्यू। हाँ, सर। अब वो लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 4 लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 13 तो अभी तक यही गड़बड़ है बेटा, तुम लोग ऑर्बिट तक नहीं पहचान रहे, क्या पढ़ाएंगे यार हम। 13 इलेक्ट्रॉन है ना। 13 सर। 13। हाँ, हाँ सर। लेकिन 13 में लेंगे कितना, 12 12 और 12 को किससे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0.85। 0.85 प्लस। अब सेकंड लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 को 8 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 1 सर। थर्ड लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, और ये आपका सिग्मा का वैल्यू निकलेगा। समझ आ रहा है बेटा नियम। जी। हाँ हाँ, सर। सर। अच्छा चलो, तो आप क्वेश्चन को घुमाते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन आपको ये बोलता कि कैलकुलेट सिग्मा ऑफ 3p ऑफ mn, तब तो बोल कैसे खेल शुरू करते, तब इसको भी बात 3D निकाल देते बाहर। 3D को ये बाहर भी रखेंगे सर। अब बोलेंगे लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, सर 8 8 है 8 7 7 लेंगे। 7 इंटू 0.85। 35 0.35 का है, 35 ये वाला लेंगे। आया समझ में बात। हाँ हाँ Yes, हाँ हाँ। हाँ, बाकी हाँ, जो सर। वैसे ही रहेगा। मान लो अगर बोलता सिग्मा ऑफ 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ mn, तो बोला अब खेल कैसे खेलेगा, तो ये भी बात। अब हम Yes, क्या sir. पकड़ेंगे, मेरे पास लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, एक, Yes, sir. हाँ, सर। मल्टीप्लाई करेंगे 0.35, बाकी वैसे ही रहेगा। अब कंसेप्ट समझ में आ रहा है बेटा लोग, कैसे कैसे करता है। हाँ हाँ, हाँ सर। सर। क्लियर है बेटा लोग, समझ रहे बात। हाँ सर। हाँ जी। सर। सर। तो जरूर से जरूर आज ही प्रैक्टिस कर ले बेटा, बिल्कुल नया चीज है आप लोगों के लिए, वरना प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। हाँ सर। चल, तो अभी आपको बेटा क्या पढ़ा है, अभी आपको हम पढ़ा है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैसे कैलकुलेट करना है। इसका एप्लीकेशन अगले क्लास में बातचीत होगा, पर मोटा मोटी आपको एक एप्लीकेशन दे दिए। क्या एप्लीकेशन दिए बेटा, वो ये याद रखना आपको कि Z बढ़ेगा, फिर से समझ ले, Z अगर बढ़ेगा या Z स्टार बढ़ेगा, लॉजिक से सोचना, मतलब अट्रैक्शन बढ़ रहा है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिग्मा बढ़ेगा मतलब रिपल्शन बढ़ रहा है, रिपल्शन बढ़ेगा तो साइज बड़ा हो जाएगा। बढ़ जाए। बेटा साइज का खेला है, और यही साइज का खेला अब आगे शुरू होने जा रहा है, ध्यान से सुनना। अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसका जवाब है हर वो प्रॉपर्टी जो रिपीट होगा। पढ़ो इसको,
हाँ सर। ठीक। पीरियोडिक हाँ। का मतलब क्या आपसे सिखाए थे, याद है बेटा? पीरियोडिक का मतलब क्या सिखाए थे? किसी भी चीज का रिपीट होना। रिपीट होगा। अगर प्रॉपर्टी रिपीट होगा, 2 के बाद फिर रिपीट हुआ, 2 के बाद मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा है, 8 8 18 18 32, इसके बाद 32, इसके बाद 50, इसके बाद 72, याद है ये सब नंबर? 50 50 72 72। इस नंबर के बाद जितना भी प्रॉपर्टी रिपीट होगा उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहोगे? पीरियोडिक। पढ़ो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का लिस्ट क्या क्या है। एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, डेंसिटी, हाइड्रेशन एनर्जी, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एसिड बेस स्ट्रेंथ, और भी है। ये सारा का सारा प्रॉपर्टी आपका पीरियोडिक है। और बेटा आपको अपने नोट्स में, अपने क्लास 11 के सिलेबस में, जेई में, नीट में, जिसमें बोलो, ये सारा प्रॉपर्टी को एकदम घोल के पी जाना जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। और बेटा यही सारा प्रॉपर्टी एक एक को पढ़ने में, ये देख, इसको एक पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ने में हम लोग को टाइम लगने वाला है। मान के चलो ये भी, ये जितना प्रॉपर्टी बेटा, इन प्रॉपर्टी में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यही से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। तो इस 4 प्रॉपर्टी पे बेटा हम लोग काफी टाइम देकर पढ़ने वाले, एक एक पॉइंट को, एक एक डिटेल को समझेंगे यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम वही होगा, आगे का समझना है बेटा, तभी खेल समझोगे जब पीछे का तैयार होकर आओगे। आप तो फिर से वही गड़बड़ कर रहे हैं। हर महीना समझाते हुए आ रहे कि बेटा बड़ा खाई है आपका, 10 से 11 के बीच में बड़ा खाई है, ये खाई में डूब जाओगे। और आप लोग डूबना शुरू कर दिए। आप लोग अपने आप से पूछ कर देखो, अभी से आप लोग डूबना शुरू कर दिए बेटा। जितना जल्दी निकलोगे बचोगे, वरना खत्म है, बर्बाद हो जाओगे आप लोग बेटा, कुछ नहीं कर पाओगे, एक मामूली एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाओगे। ये जो बड़ा बड़ा सपना दिल में सजा के बैठे ना, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, रिसर्च करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा इंग्लिश में कहावत है, भूल गए, क्या था रे कहावत? आईएससी का बच्चा लोग ठीक बोलेगा, आईएससी बेटा बोल तो। एक है ना, ड्यू टू नेल लॉस्ट किंगडम बोलकर कुछ ऐसा कहावत है ना बेटा, सुने? ठीक है सर, गूगल कर रहे हैं सर। गूगल करने बैठा, नहीं करने का जरूरत है। कभी सुने ये कहावत? हाँ तो सुने सर। नेल के वजह से, एक कील के वजह से पूरा राज्य हार गया। वही हाल बेटा आपका होगा। एक छोटा सा खाई को नहीं भरोगे तो पूरा क्लास 11 12 हार जाओगे। बार बार समझा रहे बेटा, जितना जल्दी समझिए आप लिए अच्छा। आगे सुनो। अब कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी जो पीरियोडिक नहीं है, नॉट पीरियोडिक, उसके लिस्ट में आता है एटॉमिक वेट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके अलावा रेडियो एक्टिविटी भी आता है। ये सब कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो पीरियोडिक नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है बेटा? आपको पढ़ना है पीरियोडिक। आइए अब पीरियोडिक पे बात करते हैं। तो बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई। रेडियाई, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई बेटा आज नहीं, हम अगले क्लास में शुरू करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देकर छोड़ देंगे, क्योंकि अब आपका एक नया सेक्शन शुरू होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? फिर से याद दिला, सुन। आपको हम बोले थे बेटा पीरियोडिक टेबल का 2 हिस्सा, एक हिस्सा इंफॉर्मेशन बेस्ड और एक हिस्सा कंसेप्ट वाला। तो आज का क्लास में हम बोलेंगे बेटा कि इंफॉर्मेशन बेस्ड पार्ट आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। इंफॉर्मेशन बेस्ड का मतलब जैसे कि पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री क्या था, तो आपको हम पढ़ाए थे। डॉबेनियर आया, फिर न्यूलैंड आया, फिर लॉथरमेयर का कर्व आया, फिर मेंडलीफ आया, फिर मोजली आया। मोजली के बाद कौन आया था? रैंक एंड वार्नर था ना, इसके बारे में बातचीत की। फिर हम लोग बात किए थे कि बोर के मुताबिक हमारे पास 4 तरह का होगा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, इनर्ट गैस, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ये जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दिए बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बारी है किसका? कंसेप्ट का। तो आपको कंसेप्ट समझना होगा। तो कंसेप्ट बेटा समझना है तो पीछे का तैयारी करके आओगे। अगर अभी भी आप लोग बेटा इसी में उलझे रहोगे, सर लास्ट ऑर्बिट कौन है, सब ऑर्बिट कौन है बेटा, तो यकीन मानो बहुत दिक्कत होगा। मेरे एंगल से भी सोच के देखना बेटा, खुद सोच करके देख कि अगर आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाने बैठे और आपका भाई मान लो क्लास 5 में बैठा हुआ और उसको आप मैथ्स पढ़ाने बैठे और आपको पता चला उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आता, तब क्या पढ़ाओगे उसको? आपको कुछ नहीं पढ़ा पाओगे। आपको तो बेसिक पूरा गलत, तो ठीक करवा रहे तो बेटा आप लोग उस पर भी मेहनत नहीं कर रहे। तो अगले क्लास का टास्क दे चुके हैं, तैयार होकर के आइएगा। अब इंट्रोडक्शन देकर आपको छोड़ दे रहे हैं। क्या चीज का इंट्रोडक्शन? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में जाने से पहले एक और इंफॉर्मेशन है, वो सुनो। अब देखिए तो जवाब देना बेटा लोग, बताओ तो केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास कितने तरह का होता है? कौन बताएगा? सर पढ़े केमिकल बॉन्ड?
दो तरीका का। सर कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो भी पढ़ Covalent उसका नाम bond, बताओ, sir. जो भी पढ़ उसका नाम Displacement बताओ। bond. Sir, displacement Covalent bond, bond. dot displacement bond, covalent bond, oxidation, reduction. एक ही दो का पता है सर, कोवेलेंट बॉन्ड। सर दो का पता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ मेटल मेटल का साथ, नॉन मेटल मेटल का साथ। सर फिर निकल गए। और कोई बस इतनी सारा। सर दो कोई तरीका कौन? का पढ़े। ए बेटा लोग सुनो, अब आपको बॉन्डिंग का थोड़ा सा नॉलेज देने जा रहे हैं। देख समझ बात को, पढ़ाने बैठ रहे एटॉमिक का साइज, लेकिन उससे पहले बॉन्डिंग का नॉलेज दे रहे हैं। इसका मतलब कोई तो बात है बेटा, उसको सुन लो पहले और इसको याद रखना। बॉन्डिंग में आएंगे तो इसको तो फिर डिटेल में पढ़ना है। आपके पास केमिकल बॉन्ड याद रखना दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को नाम दिया गया इंटर एटॉमिक और एक का नाम है इंटर मॉलिक्यूलर। अब नाम से पहले बात को समझो। बोलो तो इंटर का मतलब क्या होता है? बीच में, दो एटॉम के बीच में। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, दो के बीच में, है ना। जैसे इंटर क्लास कंपटीशन, इसका मतलब दो क्लास के बीच में कंपटीशन है। अगर दो स्टेट के बीच में कंपटीशन है तो क्या नाम देगा? स्टेट। इंटर। और दो नेशन के बीच में हुआ तो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल कहते हैं। आगे लैंग्वेज समझ में? हाँ तो इंटर एटॉमिक का मतलब दो एटम के बीच में, और इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब, जवाब दो। दो मॉलिक्यूल के बीच में। दो मॉलिक्यूल के के बीच में। बीच में। ठीक है पहला। हाँ सर। ठीक। दूसरा ये बात याद रखना कि इंटर एटॉमिक बॉन्ड जो होता है वो प्राइमरी बॉन्ड होता है, और इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो होता है वो सेकेंडरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी? इसका ये मतलब हो रहा है कि जब तक पहला प्राइमरी बॉन्ड नहीं बनेगा, इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं बनेगा, तब तक इंटरमॉलिक्यूलर नहीं बनेगा। लॉजिक सही भी है ना बेटा। जब आप दो एटम को जोड़ोगे तभी तो जाकर के वो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। तब ना जाके फिर वो दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग बनाएगा। तो जब तक इंटर एटॉमिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड नहीं बनेगा। इसका मतलब नेचर के हिसाब से इंटर एटॉमिक प्राइमरी बॉन्ड हो गया, यानी पहले वो बनेगा, और इंटर मॉलिक्यूलर क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया। ठीक है यहाँ तक? जी हाँ सर। आगे ये याद रखना कि प्राइमरी बॉन्ड जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कैटेगरी में आता है, जबकि सेकेंडरी बॉन्ड इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड हमेशा वीक के कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी भी याद रखना, स्ट्रॉन्ग और वीक के हिसाब से। अब आगे इसका डिटेल क्लासिफिकेशन सुनो। इंटर एटॉमिक आपके पास सिर्फ तीन तरह का होता है, सिर्फ तीन तरह का, और वो तीन तरह का कैसे होगा वो भी समझ लो। अच्छा ये बताओ, इंटर एटॉमिक का मतलब दो एटम के बीच में ना? हाँ सर। अब देखो ये दो एटम क्या होगा। अगर मान लो ये दो एटम में से एक एटम आपका मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, इसका मतलब वहां पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयोनिक बॉन्ड। और इलेक्ट्रोवैलेंट अगर बॉन्ड। दोनों ही नॉन मेटल है, कोवैलेंट बॉन्ड। वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हाँ। और अगर दोनों मेटल हुआ इलेक्ट्रोवैलेंट। तो वहां मेटालिक इलेक्ट्रोवैलेंट। बॉन्ड बनेगा। ये देख तीन तरह का बॉन्ड है, और इस तीन से ज्यादा आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि दो एटम के बीच में बनाना, तो दो एटम का मतलब क्या होगा? या तो दोनों मेटल होगा, या दोनों नॉन मेटल होगा, या एक मेटल और एक नॉन मेटल होगा। क्लियर है यहाँ तक का बात? जी सर। हाँ सर। और आपके पास जो वीक बॉन्ड है, वीक बॉन्ड फिर से दो तरह का क्लासिफाई होगा। एक का नाम होगा वैन डर वाल्स फोर्स, AAL फोर्स, और एक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपका सिलेबस है बेटा क्लास 11 का, यही आपको पढ़ना है। और यकीन मानो बेटा, केमिकल बॉन्डिंग को ये जो सिलेबस आपको दिख रहा है,
इसको खत्म करने में कम से कम बेटा हम लोग नहीं भी तो मान के चलो 30 से 35 घंटे का टाइम लगेगा इसको पूरा पढ़ने और खत्म करने। तो यहाँ पर आपको केमिकल बॉन्ड का क्लासिफिकेशन बता दिए, इसको याद रखना। अब क्यों बताया उसका रीजन सुन ले। उसका रीजन ये बेटा कि एटॉमिक साइज यानी एटम का साइज या एटम का रेडियस को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4 कैटेगरी में बेटा एक का नाम है कोवैलेंट रेडियाई, दूसरा का नाम है वैन डर वाल रेडियाई, तीसरा का नाम है मेटेलिक रेडियाई और चौथा का नाम है आयनिक रेडियाई। तो अब पहला सवाल का जवाब दो, एटॉमिक रेडियाई कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया बेटा? 4, है ना। अब अगर सवाल पूछ ले कि एटॉमिक रेडियाई को जो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ये चारों को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? बॉन्ड। बॉन्ड। आंसर होगा केमिकल बॉन्ड, क्योंकि नाम से देखो ना, कोवैलेंट क्या है? बॉन्ड का नाम है, वैन डर वाल क्या है? बॉन्ड का नाम है, मेटेलिक क्या है? बॉन्ड का नाम है, आयनिक क्या है? बॉन्ड का नाम है। तो ये बॉन्ड के बेसिस पे किया गया। आया समझ में बात? ठीक है, तो इसी के बेसिस पे बेटा अगला क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे एटॉमिक रेडियाई। तो अभी तक का जो पढ़ाई हुआ बेटा, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ पूछना है? नहीं सर। चलिए नहीं अच्छी बात है। अब आ जाओ डाउट सेशन पे आते हैं।